हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समष्टि अर्थशास्त्र की पहली बुक का सेकंड पार्ट। मैंने लास्ट टाइम पर आपको रोक दिया था मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के बीच में अंतर तक। अब आगे से आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है मेरा उपभोग व्यय यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उपभोग व्यय यानी कि जैसे आप जानते हैं कि वस्तु और सेवाओं का उपभोग करना उपभोग कहलाता है, और उपभोग करने के लिए जो खर्च करते हैं वो उपभोग व्यय होता है। अब व्यष्टि में तो हम एक बंदे के पॉइंट से देखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा उपभोक्ता कौन कौन होगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हमारे उपभोक्ता तीन है। एक है परिवार, दूसरा सरकार, तीसरा है गैर लाभ निजी संस्थाएं जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। ये सब परिवार क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं पर खर्च करता है। सरकार क्या करती है? सुरक्षा बलों और सरकारी स्कूलों में भोजन का बंटवारा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का या अंतिम वस्तुओं का प्रयोग करती है, उन पर खर्च करती है। मंदिर मस्जिद वाले क्या करते हैं? दान या अनुदान देने के लिए तैयार वस्तुओं या अंतिम वस्तुओं को उपभोग करते हैं या परचेज करते हैं, जिस वजह से वो उन सभी वस्तुओं पर कुछ न कुछ अमाउंट पेड करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ राशि का भुगतान करते हैं। और उन सभी राशि को अगर जोड़ लिया जाए तो वही बनता है अर्थव्यवस्था का उपभोग व्यय। इसकी डेफिनेशन है, उपभोग व्यय की डेफिनेशन है, एक अर्थव्यवस्था में परिवार, सरकार और गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा उपभोग वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाले व्यय या खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। एक अर्थव्यवस्था में परिवार, सरकार और गैर लाभ निजी संस्थाओं द्वारा उपभोग वस्तुओं की खरीद पर जो भी खर्च किया जाता है या खर्च किया जाने वाला है, उस सभी खर्च को कहते हैं उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, उपभोग व्यय के बाद अगला पॉइंट है हमारा निवेश। एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास पिछले साल उत्पादन करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? एक तो पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। इसमें से पूंजी से मैं संपत्तियां खरीदता हूँ या परिसंपत्तियां, मशीनें वगैरह खरीदता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैं इस जगह पर आपको दर्शाता हूँ। मान लीजिए 1 जनवरी, वैसे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 31 मार्च, इस दौरान 1 अप्रैल को मेरी मशीन ली थी 10 लाख की, और साल के एंड में जाते जाते मेरे पास मशीनें हो गई हैं 15 लाख रुपए की। तो आप मुझे बता सकते हो कि इस साल मेरे पास कितने लाख रुपए की मशीनें बढ़ी हैं? तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपए की मशीनें बढ़ गई हैं। इसे ही कहा जाएगा निवेश। एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं, यानी कि पूंजी के स्टॉक में जो भी वृद्धि होती है उसको हम निवेश कहते हैं। और निवेश मेरा 2 तरह का है, स्थिर निवेश और मालसूची निवेश। जो स्थिर परिसंपत्तियों में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्थिर निवेश, और जो हमारे कच्चे माल या अर्ध तैयार माल या तैयार माल में या तैयार वस्तुओं के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मालसूची निवेश। मान लीजिए साल के स्टार्टिंग में मेरे पास मशीनें थी 10 लाख की और साल के एंड में हो गए 15 लाख की, तो ये तो 5 लाख का स्थिर निवेश। लेकिन मालसूची निवेश, जिसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास कच्चा माल साल के एंड में था 2 लाख रुपए का, और साल के एंड में जाकर के बचा है मेरे पास 3 लाख रुपए का। तो आप मुझे बता सकते हो कि मेरे पास स्थिर मालसूची निवेश कितना परिवर्तन हुआ माल सूची निवेश में, या मैंने इस साल कितना माल सूची निवेश किया है? तो आंसर होगा 1 लाख। इसे कहा जाएगा माल सूची निवेश। ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ये इनमें जो परिवर्तन होता है उन्हीं को कहा जाता है स्थिर निवेश। अगर बढ़ेगा तो निवेश है, अगर घटेगा तो मूल्यह्रास नहीं। ये हमारे लिए अच्छी स्थिति मानी जाएगी मालसूची निवेश के लिए, स्थिर निवेश के लिए, मालसूची निवेश के लिए। अब इसको निकालते कैसे हैं? स्थिर परिसंपत्तियां क्या क्या होती हैं? प्लांट, मशीनरी आदि। मैंने इनकी डेफिनेशन भी ली। एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियों में होने वाले परिवर्तन को स्थिर निवेश कहते हैं। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादक के मालसूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को मालसूची निवेश कहते हैं। मालसूची निवेश क्या है? कच्चा माल, आधी बनी और आधी कच्ची वस्तुएं, तैयार वस्तुएं बिल्कुल बन चुकी है लेकिन बिकी नहीं है, वो भी हमारा मालसूची निवेश आता है। स्थिर परिसंपत्तियां या स्थिर निवेश में क्या क्या शामिल है? बड़े बड़े प्लांट, मशीनरी आदि। स्थिर निवेश कैसे फाइंड करते हैं? साल के एंड में मान लीजिए 15 लाख की मशीन है और साल के स्टार्टिंग में थी
10 लाख की मशीन है तो स्थिर निवेश कितना हो गया आपके पास 5 लाख। इसी तरह से माल सूची निवेश, साल के एंड में 3 लाख का माल सूची निवेश, साल के स्टार्टिंग में 2 लाख का था तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 लाख, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 लाख। ये इनके फॉर्मूले हैं स्थिर निवेश और माल सूची निवेश के। ओके, अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा सकल निवेश। स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास सकल निवेश आ जाता है, और अगर सकल निवेश में शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उससे कहते हैं हम सकल निवेश। मूल्यह्रास क्या है वो मैं भी बताता हूँ, नीचे जाकर के इस पर स्टार लगा देता हूँ। शुद्ध निवेश, सकल में से अगर मूल्यह्रास को माइनस कर दूं तो भी बचेगा मेरे पास शुद्ध निवेश। ये फॉर्मूले छोटे छोटे से। अब मूल्यह्रास क्या है, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू में कमी आने लगती है, तो वो जो वैल्यू में कमी आ रही है उसे कहा जाएगा मूल्यह्रास। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2020 को एक बाइक खरीदी है, बाइक की वैल्यू थी 50,000, ठीक है। अब आपने इस मान लीजिए ये एक बंदा है मार्शवेलो, ये बाइक लेके आया 50,000 रुपये की और बाइक लेकर के गया। बाइक इसने रोड पर चलाई, कभी ये बाइक के ऊपर कभी बाइक इसके ऊपर, तो टूट फूट की वजह से जो ये 50,000 की बाइक थी, एक हफ्ते बाद ही अगर ये मुझे बेचना चाहेगा तो मैं इससे कितनी खरीदूंगा, 50,000 की, 60,000 की या फिर 30,000 की। ऑब्वियसली बात है 30,000 रुपये की खरीदूंगा। तो एक ही हफ्ते में जो इसकी वैल्यू कम हो गई है चलने की वजह से या किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसे कहा जाएगा मूल्यह्रास। यानी कि स्थिर परिसंपत्तियों का प्रयोग करने से उनके मूल्य में जो कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मान लीजिए मैं मशीन चला रहा हूँ, चलाते हुए टूटती भी है, घिसती भी है, उसमें रिपेयरिंग भी होती है, इस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उस वैल्यू के कम होने को ही हम कहेंगे मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास किन किन कारणों से हो सकता है, सामान्य टूट फूट, नॉर्मली चलते चलते टूट फूट हो जाती है, मांग में परिवर्तन आ जाता है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाता है तो भी मूल्यह्रास हो जाता है। मान लीजिए पहले नोकिया के फ़ोन चलते थे, नोकिया 5233, ठीक है, मांग में परिवर्तन आया तो नोकिया के फ़ोन को हमने भूल ही गए। अब हम सैमसंग का फ़ोन खरीदते, ओप्पो का, एमआई का, वीवो का, नोकिया का, 1-2 फ़ोन कंपनी बंद होने के बाद अब दोबारा से आना शुरू हुआ है। आकस्मिक हानि की सामान्य दर, नॉर्मली में पता है कि हम मशीन चलाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सी कमियां इसमें यानी कि टूट फूट तो होगी, तो जो लॉस हमें पहले से पता होता है यानी कि जितने अमाउंट की कमी हमें पहले से पता होती है तो उसको भी हम कहते हैं मूल्यह्रास। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है और मोबाइल 4 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, यानी कि 4 साल में पूरी वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो अब उस वैल्यू को मैं 4 सालों में डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए 6,000 का फ़ोन है तो 1,500 रुपये की वैल्यू इस साल कम हो गई, 1,500 की वैल्यू अगले साल कम हो गई, फिर 1,500 की वैल्यू अगले साल कम हो गई, फिर 1,500 की वैल्यू अगले साल कम हो गई। तो हर साल जो वैल्यू कम होती जा रही है उस वैल्यू को ही कहूँगा मैं मूल्यह्रास। प्रत्याशित अप्रचलन, अब एक टाइम के बाद मशीन जो है काम करना बंद कर देती है, तो इसके चलने की वजह से मैं इसको बेचने जाता हूँ तो जिस वैल्यू पर मैंने इसको खरीदा था वही कीमत मुझे नहीं मिलती बल्कि कबाड़े की वैल्यू मुझे मिलती है, तो उस वैल्यू को भी कहा जाता है मूल्यह्रास। अगला पॉइंट है स्टॉक और प्रवाह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डिफरेंस आता है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। स्टॉक क्या होता है, 1 मिनट रुकिए, इस ड्राइंग को देखिए, ये क्या है, एक 500 लीटर की टैंक है। जब मैं इसमें पानी भरता हूँ तो इसमें पानी हो जाता है मेरा 200 लीटर। अभी फ़िलहाल मान लीजिए 200 लीटर है, मोटर चलाया तो पानी हो जाता है इसका 500 लीटर तक। और मैं पानी निकालता हूँ यानी कि कपड़े धोता हूँ, बर्तन धोता हूँ, या किसी भी चीज़ किसी भी इस्तेमाल में पानी का यूज़ करता हूँ तो इससे पानी मेरा कम होने लगता है, फिर ये घट करके हो जाता है वापस से 200 लीटर। तो जब मैंने इसमें मोटर चलाया और पानी भरा, पानी भर करके 500 लीटर हो गया, तो ये 500 लीटर हो गया तो ये मेरा स्टॉक है, लेकिन पानी भर रहा है 200 से 300 लीटर हो जाएगा, ये कहलाएगा मेरा स्टॉक। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, मिस्टर ए की अम्मी ने कहा कि बेटा छत पे जाओ और टैंक देख के आओ कितना पानी है। ये गया छत पर, भागा, इसने बताया अम्मी जी 200 लीटर पानी है, यानी कि 1:02 पर टैंक देखने गया तो उसने बताया ये टैंक में 200 लीटर पानी है, तो ये मात्रा है मेरी स्टॉक। जब हम एक
टाइम के फिक्स पॉइंट पर हम कोई मात्रा चेक करते हैं तो उसे कहा जाता है स्टॉक। ठीक है, अम्मी ने कहा बेटा 1:02 हो रहे हैं, मोटर चला दे 5 मिनट के लिए, यानी कि मोटर चला दे 5 मिनट के लिए टैंक भर जाएगी। 1:07, 1:02 से लेकर के 1:07 के बीच 5 मिनट है। इस 5 मिनट तक जितना भी पानी चेंज हो रहा है उस पानी को कहा जाएगा प्रवाह। यानी कि समय की अवधि में जिस मात्रा को हम मापते हैं उसे कहा जाता है प्रवाह, और समय के एक निश्चित बिंदु पर जो मात्राएं मापते हैं उसे कहते हैं स्टॉक। 1:02 पर पानी कितना था? 200 लीटर स्टॉक। 1:07 पर कितना पानी था? 500 लीटर, ये भी स्टॉक। लेकिन 1 से 2 के बीच में कितना पानी चेंज हो गया? 300 लीटर, इसे कहेंगे हम प्रवाह। यही है बस बच्चों प्रवाह और स्टॉक में छोटा सा अंतर। स्टॉक वह मात्रा है जिसको हम टाइम के एक फिक्स पॉइंट पर मापते हैं, जैसे 1:02, 3 बजे, ठीक है, 2 अप्रैल, 3 मई को मेरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। ये क्या है? मेरा स्टॉक। अब 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है जिसको नाम दिया गया 2.0। ये क्या है? ये मेरा प्रवाह है, ये मेरा फ्लो का उदाहरण है, ये मेरा फ्लो का उदाहरण है, क्योंकि एक समय अवधि है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ये क्या है? ये भी मेरी समय अवधि यानी कि प्रवाह। इस बीच मेरी इनकम 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई, ये क्या है? मेरा प्रवाह। 1 अप्रैल को 1 लाख थी स्टॉक, 31 मार्च को 2 लाख हो गई, ये भी स्टॉक। लेकिन इस अवधि के बीच में मेरी आय 1 लाख से परिवर्तित हो गई, इसे कहा जाएगा प्रवाह। यह छोटा छोटा सा डिफरेंस, बहुत पॉइंट बारीकी से मैंने आपको समझाया। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल भी दूं। इस स्टॉक के एग्जाम्पल, संपत्ति, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है संपत्ति है। मेरी महीने की इनकम 5 लाख रुपए है। 1 महीने में 1 बार इनकम मिलती है, महीने में 1 बार माप सकता हूँ, इसलिए यह प्रवाह है। श्रम बल, मेरी फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करते हैं, स्टॉक है, यह है मेरा स्टॉक। मुद्रा का खर्च, मैं 1 महीने में 10 मजदूरों पर 15 लाख रुपए, 15,000 रुपये पर महीना खर्च करता हूँ, यह मेरा प्रवाह है। एक देश में मुद्रा की पूर्ति, इंडिया ने पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए उधार दिए। इंडिया का पाकिस्तान पर 10 करोड़ का कर्जा है, यह है स्टॉक। एक देश में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़। पिछले साल 10 करोड़ दी थी, इस साल 1 साल की अवधि में 15 करोड़ का कर्जा दिया है, तो 1 साल में कितना परिवर्तन हुआ है? 5 करोड़ का, यह प्रवाह। मैंने बैंक में 5 लाख रुपए जमा कराए, स्टॉक, और उस पर मुझे हर महीने ब्याज मिलता है, जिससे 5,10,000 रुपये मेरे कैपिटल होगी, तो इसे कहा जाएगा प्रवाह। छत के टंकी में रखा हुआ पानी स्टॉक है, और छत की टंकी से पानी का रिसाव, चाहे पानी भर रहा हो चाहे पानी निकल रहा हो, वो भी कहलाएगा प्रवाह। मुंबई तथा दिल्ली के बीच की दूरी 2200 किलोमीटर है, ये क्या है? स्टॉक है। और इस बीच मैं कार से सफ़र कर रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई के बीच, स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, तो ये क्या है? मेरी प्रवाह। एक देश की जनसंख्या, मेरे इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है, और हर साल यहाँ पर मान लीजिए 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो इससे जनसंख्या मेरी हर साल बढ़ जाती है, तो ये एग्जाम्पल बन जाता है मेरा प्रवाह का। आगे स्टॉक और प्रवाह में अंतर, मैंने बताया भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। अर्थ, स्टॉक वह मात्रा है जिसे समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, प्रवाह में वह मात्रा है जिसे समय की अवधि में मापा जाता है। समय अवधि, स्टॉक की समय अवधि होती है? नहीं होती। प्रवाह की समय अवधि होती है। प्रभाव, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। साल के स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए बैंक में जमा थे, 5% का इंटरेस्ट, यानी कि 10 लाख का 5% 50,000, 10,50,000 हो गई मेरी इनकम। साल के एंड में 10,50,000 हो गई, तो ज़्यादा स्टॉक था, इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, इसलिए स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर स्टॉक कम होता तो प्रवाह भी, स्टॉक की वैल्यू भी कम बढ़ती, यानी कि प्रवाह भी कम होता। मान लीजिए 8 लाख होता तो 40,000 का इंटरेस्ट मिलता, और 12 लाख होता तो 60,000 का इंटरेस्ट मिलता। अगर स्टॉक ज़्यादा होता
तो प्रवाह ज़्यादा होता है, अगर स्टॉक कम होता है तो प्रवाह भी कम होता है। इसलिए स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है, प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। स्टॉक के उदाहरण संपत्ति, पूंजी, छत की टंकी में पानी, और प्रवाह का उदाहरण आय, पूंजी पर ब्याज, छत की टंकी से पानी का निकलना। निर्भरता, स्टॉक प्रवाह पर निर्भर करता है, प्रवाह स्टॉक पर निर्भर करता है। स्टॉक ज़्यादा होगा तो प्रवाह भी ज़्यादा होगा, प्रवाह ज़्यादा होगा तो स्टॉक भी ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फिर अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। परिवार क्षेत्र, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उत्पादक क्षेत्र, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है अपने लाभ अर्जित करने के लिए। सरकारी क्षेत्र, सरकार क्या करती है यहाँ पर? कल्याणकारी योजनाओं के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी करती है और खर्च भी करती है। विदेशी क्षेत्र, जिससे हम वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात 2 देशों के बीच में करते हैं। ये कहलाते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम था जो आज हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूं जो आपको अपने होमवर्क में करके मुझे दिखाने हैं, और वो होमवर्क है ये 7 क्वेश्चन। पहला, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, क्यों? क्या एक ही वस्तु अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? पर सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होते हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। इन सभी क्वेश्चन का आंसर या मैंने इनके टॉपिक क्लियर कर दिए पहले वाली वीडियो में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर करें। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में भी अंतर करें, यह भी मैंने पिछली वीडियो में बताया। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर अभी बता करके आया हूँ। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को परिभाषित किया जाए, मैंने सिर्फ आपको समझा है, डिफाइन आपको करके दिखाना है। ओके दोस्तों, अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखिएगा, और वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए हो सकता है शायद किसी के वीडियो काम आ जाए। थैंक यू।